वेलकम टू द माई स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त डॉक्टर नीलेश वाला आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जिसमें H2O, CO2 एंड CH4। जैसे कि आप देख सकते हैं H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो हम क्या करें, 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 16। तो मुझे मिल रहा है आंसर 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। और ये मास हुआ किसका, वाटर का। सेम फॉर हम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के लिए करेंगे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, सो 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का मास है 16। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही कार्बन है, इसलिए 1 इंटू 12 क्या है, जो कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो क्या क्या है 2 इंटू 16। तो ये आंसर होगा 12 और ये होगा 32। तो मुझे आंसर मिल जाएगा 44 ग्राम पर मोल। अब बढ़ते यहाँ पे आगे CH4 के बारे में। यहाँ पे 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन का मास आपको पता है कितना है, वो है 12 और हाइड्रोजन का है 1। तो 4 इंटू 1 यहाँ पे होगा और ये 1 इंटू 12। तो आंसर है 12 + 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की फॉर्मूला है Na2SO4। अब उसके आगे जैसे किया वैसे हम पहले क्या करेंगे, हम मोलिकुलर वेट ऑफ Na2SO4 फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लो यहाँ पे मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है। मास परसेंटेज मीन्स मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड चाहिए और हमारे पास Na2SO4 का मास नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, तो मोलिकुलर मास ऑफ Na2SO4 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 2 Na है, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन। तो उससे क्या मिलेगा, Na का मास होता है 23 बराबर। तो 2 इंटू 23 क्या, यहाँ पे 1 ही सल्फर है और सल्फर का मास है 32। सो 1 इंटू 32 एंड मास ऑफ 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो क्या करेंगे 4 इंटू 16। तो ऐसे करके हमको आंसर मिल जाएगा 142 ग्राम पर मोल। ये 142 ग्राम पर मोल हुआ मोलिकुलर मास ऑफ Na2SO4, यानी कि ये क्वांटिटी मिल गई। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो पहले हम सोडियम के लिए करेंगे। तो सोडियम के केस में क्या होगा, सोडियम कितना है 2 इंटू 23 यानी कि 46 है बराबर। तो मैंने 46 लिखा इंटू 100 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। तो वो मुझे मिला था 142। तो वो 142 डिवाइडेड बाय किया तो आंसर आया 32.39%। ये किसके है, सोडियम के, किसके अंदर, Na2SO4 के अंदर। अब बात करते हैं सल्फर की। देखो तो सल्फर एक ही है यानी कि 32 है ये, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 142। तो उसका मास आया 22.53। यहाँ पे ऑक्सीजन दिखेगी तो ऑक्सीजन 4 है, 4 इंटू 16 यानी कि क्या होगा 64 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 142। तो होगा 45.07%। तो ये सभी डिफरेंट एलिमेंट के परसेंट। यहाँ पे जितनी अमाउंट में एलिमेंट अवेलेबल है उससे उसके क्या करना है, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना है और वो आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करके मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड से डिवाइड करना है, तो आपको मिलेंगे परसेंटेज। और जब भी ऐसा न्यूमेरिकल करो तो एक बार लास्ट में कर देना कि जितने भी कंपोनेंट के परसेंटेज मिले सबका समेशन करना। आंसर आपका 99.99 यानी कि 100 हो ही जाएगा, तो ही आपका आंसर करेक्ट है, ये मान देना। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1.3 जो है डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन हैज 69.9% ऑफ आयरन एंड 30.1% ऑफ डाइऑक्सीजन। यहाँ पे देखो मास परसेंटेज दिया है Fe का एंड ऑक्सीजन का, किसके अंदर, Fe के ऑक्साइड के अंदर। तो आप जानते हैं कि परसेंटेज मीन्स क्या, अमाउंट इन 100। यहाँ पे मुझे दिए है परसेंटेज Fe के 69.9%। दैट मीन्स यहाँ पे 69.9 ग्राम Fe है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑक्साइड के अंदर, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले उसके मोल फाइंड आउट करेंगे। अब मोल की फॉर्मूला क्या है, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। और यहाँ पे एटम है तो इसलिए मैंने लिखा है क्या है, एटॉमिक वेट, क्योंकि हम Fe के बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चलिए, आपके पास वेट पता है कितना, 69.9 वेट है किसका, Fe का। और यहाँ पे एटॉमिक वेट Fe का होता है कितना है, 55.85। तो मैंने क्या किया, 69.9 डिवाइडेड बाय 55.85 दैट इज एटॉमिक वेट ऑफ Fe। तो मुझे मोल मिल जाएंगे Fe के जो है 1.25 मोल। सेम फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीजन के लिए, लेकिन होगा क्या उसमें,
यहाँ पे परसेंटेज जितने हैं बराबर कितना है, यहाँ पे 69.9, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 30.1 और डिवाइडेड बाय करेंगे 16 से, जो कि एटॉमिक वेट है एटॉमिक ऑक्सीजन का। तो मुझे मोल मिले ऑक्सीजन के 1.88 मोल। नाउ देखो दोनों के मोल मिल गए 100 ग्राम ऑक्साइड के अंदर। अब क्या करेंगे हम, मोल रेशियो कि ऑक्सीजन का मोल रेशियो डिवाइडेड बाय Fe, O बाय Fe का रेशियो। यहाँ पे O है 1.88 और Fe है 1.25, तो रेशियो मिला हमारा 1.5:1 का, यानी कि अगर Fe 1 होगा तो O होगा 1.5। तो ये रेशियो है। कभी भी कोई आइटम ऐसा 0.5 में तो 1.5 में तो नहीं हो सकता, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिल जाएगा Fe/O का रेशियो मिलेगा 2/3, यानी Fe2 होगा और O कितना होगा 3 होगा। तो ये हमारी एम्पिरिकल फॉर्मूला है जो कि हमारा आंसर हमको मिल गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.4, यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, 1 मोल of carbon is burnt in a 16 gram of dioxygen and 2 मोल of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen। चलो 1 by 1 करते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की। देखो यहाँ पे पहले जान लो कि बर्निंग मीन्स व्हाट, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन का बर्निंग है यानी कि C+O2 गिव्स CO2। यहाँ पे प्रोडक्शन किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। नाउ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री क्या है, अगर 1 मोल कार्बन है और 1 मोल O2 है तो क्या बनता है CO2। 1 मोल C 1 मोल O2 तो बनता है 1 मोल CO2। यहाँ पे दिया है 1 मोल ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ O2 तो 1 मोल CO2। तो देखो यहाँ पे 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि 1 मोल कार्बन लिया है तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा ही। अब यहाँ पे वेट, यहाँ पे मोल दिया है लेकिन हमको क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। अमाउंट मीन्स वेट चाहिए। हमारी इक्वेशन थी मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। अगर मुझे वेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मोल इंटू मोलिकुलर वेट। अब मोल मुझे मेरे पास है कितने, 1 मोल है और मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा 44। सो 1 इंटू 44 दैट मीन्स 44 ग्राम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाले की बात करें जिसमें क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन दिया है, तो कैसे करेंगे, पहले देखो हम क्या करने वाला है कि हमारी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, वो है 1 मोल C प्लस 1 मोल O2 गिव्स 1 मोल CO2। यहाँ पे देखो 1 मोल O2 मतलब कितना, 32 ग्राम होता है। हम इक्वेशन ऐसे लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ O2 गिव्स 1 मोल CO2। ये रिएक्शन ऐसे है, लेकिन हमारे पास कितना है, 16 ग्राम ऑफ O2 है, बराबर गिवन है 16 ग्राम ऑफ O2, रिक्वायरमेंट है 32 की चाहिए। 1 मोल तो कार्बन है लेकिन ऑक्सीजन कितना है 16, यानी कि ये हाफ हो गया। अब 16 ग्राम O2 में कितने मोल हो गए, तो ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर वेट, और O2 का मोलिकुलर वेट है 32, तो मुझे मोल मिल जाएंगे O2 का कितने, 0.5 मोल। अब ये 0.5 मोल O2 है, देखो रेशियो देखो कि 1 मोल O2 तो 1 मोल CO2। अब मुझे मिला यहाँ पे 0.5 मोल O2, तो प्रोड्यूस कितना होगा CO2, वो भी 0.5 मोल ही रेशियो में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। मुझे O2 मेरा पास है 0.5, तो CO2 भी कितना फॉर्म होगा, 0.5 मोल ही होगा। अब ये थे मोल। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो है उसकी अमाउंट। सेम इक्वेशन, मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। वेट चाहे तो क्या करना पड़ेगा, मोल इंटू मोलिकुलर वेट। मोल है 0.5 और मोलिकुलर वेट है 44, तो मेरा आंसर आ जाएगा 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन विथ 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। यहाँ पे O2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा जो पहले खत्म हो जाएगा। सो प्रोडक्ट विल फॉर्म अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में नहीं पता है तो मैंने इसके आगे एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट के डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो अब थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ O2 गिव्स 1 मोल ऑफ CO2, लेकिन यहाँ पे मोल कितने कर दिए, 2 मोल कर दिए। ये कितना रखा, 16 रखा, और ये फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको पता है पहले भी हमने क्या किया था, इसके मोल फाइंड आउट किए, तो मुझे मोल पता है ऑक्सीजन के कितने हैं, 0.5 मोल। तो आप जैसा भी देख सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन कितना हुआ है 0.5 मोल, और ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया क्योंकि ये तो 2 मोल है। रेशियो क्या है, 1:1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना होगा, 0.5 होगा।
तो O2 होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, तो हमारी रिएक्शन ऐसे बनेगी 2 मोल ऑफ कार्बन प्लस 0.5 मोल O2, तो हाउ मच CO2। अब जैसे कि देख सकते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट O2 है, तो जितना O2 उतना CO2। अब O2 है 0.5, तो CO2 भी होगा 0.5। अगेन फार्मूला मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। वेट चाहिए तो करना पड़ेगा मोल इंटू मोलिकुलर वेट, तो 0.5 इंटू 44 आंसर आ जाएगा 22 ग्राम ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन विथ 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। चलो ये क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1.5, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, दैट मीन्स CH3COONA required to make 500 ml 0.375 molar aqueous solution, and the molar mass of sodium acetate given as 82.0245 ग्राम पर मोल। यहाँ पे मोलर दैट मीन्स मोलारिटी के बारे में बात की है। नाउ उससे पहले आपको पता हो, सॉल्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि मोलारिटी किसको बोलते हैं। तो मोलारिटी को बोलते हैं मोल पर लीटर में, और अगर आप मोल पर लीटर फाइंड आउट करना चाहते तो आपको पता है मोल का डेफिनेशन होता है वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। यहाँ पे देखो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड, यानी कि इतना जो पार्ट हुआ उससे क्या मिलेगा, हमको मोल मिलेगा। और यहाँ पे लीटर करना है, यानी कि यहाँ पे अगर सॉल्यूशन ml में होता है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 1000 से, लेकिन ये 1000 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और यहाँ ऊपर आ गया 1000। तो इतना पोर्शन बताता है मोल और इतना पोर्शन दिखाता है पर लीटर दिखाता है। तो आपको इक्वेशन याद रखनी है कि मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहाँ पे कितना डेटा हमारे पास है, देखो तो पहले हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि यहाँ आ जाएगा 500 ml, मोलारिटी भी दी है 0.375, वेट ऑफ सॉल्यूट जो फाइंड आउट करना है, तो अननोन रहा क्या, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट जो हमें फाइंड आउट करना है, और दूसरा भी मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो दिया गया है 82.0245। तो चलो सभी नोन क्वांटिटी को हमने रख दिया है और ये अननोन क्वांटिटी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंने इसको सब्जेक्ट बनाया, तो ये पूरा सामने मल्टीपल में चला जाएगा और ये डिवीजन में। अब ये सब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंप्लीट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 15.38 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट इज रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml 0.375 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन। आप यही इक्वेशन को यूज़ करके देखो, यहाँ हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, मोलारिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। अब ये 4 में से आपको 3 दिए होंगे और एक अननोन होगा, उसको फाइंड आउट करना होगा। हर जगह पे यही न्यूमेरिकल्स होते हैं ऐसे कि 4 में से 3 क्वांटिटी नोन होती है और एक अननोन, और अननोन को फाइंड आउट करना होता है। So remember this equation for other numericals. Now question 1.6. Calculate concentration of nitric acid in mole per liter in a sample which has a density of 1.41 gram per ml and the mass percentage of nitric acid in it being 69%. तो चलो देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक इन मोल पर लीटर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोलारिटी, और यहाँ पे मास परसेंटेज भी दिए 69% और डेंसिटी बोला है 1.41 ग्राम पर ml। तो चलो पहला काम क्या करेंगे, परसेंटेज का हम कन्वर्जन करेंगे। 69% मतलब 69 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब HNO3 का मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर देते हैं, तो एक H मतलब 1, नाइट्रोजन का 14 एंड 3 ऑक्सीजन मतलब 3 × 16, तो वो होगा 63 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास दो चीज़ आ गई, एक तो पता है कि 69 ग्राम HNO3 होना चाहिए 100 ग्राम सॉल्यूशन में, और उसका मोलर मास कितना है 63 ग्राम पर मोल। अब मोल देखो यहाँ पे कितना हो गया मोल, तो वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, वेट कितना है 69 ग्राम और मोलिकुलर वेट हुआ 63, तो मुझे मिल गए मोल कितने 1.09 मोल HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे एक और क्वांटिटी दी है डेंसिटी। नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास बाय वॉल्यूम। अब ये डेंसिटी यहाँ पे रख देंगे, मास मुझे मिला बराबर कितना है 100 ग्राम मास है,
और वॉल्यूम हमको पता नहीं है। तो चलो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास कितना है हमारे पास 100 ग्राम और डेंसिटी है 1.41, यानी कि ये 100 ग्राम सॉल्यूशन का ml कितना होगा, तो वो ml होगा 70.92 ml। और याद रखिए ये 70.92 ml में कितने मोल है, 1.09 मोल। तो चलो मोलारिटी के लिए हम करेंगे क्या, ये बात याद रखो कि 70.92 ml में कितने हैं 1.09 मोल, लेकिन मोलारिटी होती है मोल पर लीटर में, लेकिन यहाँ तो ml में है, यानी कि अगर मोल पर 1000 ml ढूंढ ले तो हमें आंसर मिल जाएगा मोलारिटी के बारे में। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ कि 70.92 ml में कितने 1.09 मोल, तो 1000 ml में कितने हो गए। तो सिंपल कैलकुलेशन 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.09 डिवाइडेड बाय 70.92, तो आंसर आ जाएगा 15.36 मोल पर लीटर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मोलारिटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.7, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4। बहुत इजी है ये तो। चलो पहले हम क्या करेंगे कि मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे 1 कॉपर, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन है। सो कॉपर का मास है 63.5, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16, तो वो मुझे मिला 159.5 ग्राम। जैसा कि आप देख सकते हो कि 159.5 ग्राम अगर मैं कॉपर सल्फेट ले रहा हूँ तो उसमें कितना कॉपर आएगा, 63.5 ग्राम आएगा। तो मैं वही इक्वेशन बना रहा हूँ कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट कंटेन्स कितने कॉपर, 63.5 ग्राम कॉपर। लेकिन यहाँ पे कितने ग्राम में हमें लेना है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, तो उसमें कितना कॉपर होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 डिवाइडेड बाय 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5, तो आंसर मिलेगा 39.8 ग्राम कॉपर विल ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1.8। क्वेश्चन है डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड ऑफ आयरन in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively, given that the molar mass of the oxide is 159.69 ग्राम पर मोल। ये एक्चुअली न्यूमेरिकल दोबारा आया है, लेकिन ये पहले यहाँ तक का था, अब आगे हमें क्वेश्चन नंबर 1.8, डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9% and 30.1% respectively, given that the molar mass of the oxide is 159.69 ग्राम पर मोल। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ तक का क्वेश्चन पहले आ चुका है, अब यहाँ से थोड़ा आगे नया जाने वाले हैं, किसके लिए, मोलर मास के लिए। तो चलिए करते हैं। मैं आपको एक अलग मेथड सिखा रहा हूँ जो आपके काम में आएगी इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज मास दी है दोनों के, किसके, Fe और O के, जो पहले हमने किए हैं, हम वो दोनों लिख देते कि यहाँ के अगर 100 ग्राम होगा तो उसमें Fe होगा 69.9 और ऑक्सीजन होगा 30.1 ग्राम। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैंने एक टेबल बनाया है, आप ध्यान से देखिए। पहले लिखा है एलिमेंट, उसकी अमाउंट, कितनी अमाउंट है Fe की 69.9 और O की 30.1, दोनों का एटॉमिक वेट लिख दिया। Fe का है 55.85 और ऑक्सीजन का है 16। अब क्या करेंगे, हम उसका मोल फाइंड आउट करेंगे। तब मोल की फॉर्मूला पता है आपको, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, और यहाँ पे आएगा एटॉमिक वेट, यानी कि अमाउंट को डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से, तो मुझे मोल मिल जाएंगे Fe के 1.25 और ऑक्सीजन के 1.88 मोल। अब आपको क्या करना है कि स्मॉलेस्ट जो नंबर है मोल के उससे सबको डिवाइड करना है। यहाँ पे 1.25 स्मॉलेस्ट है, तो मैं 1.25 से सबको डिवाइड करूँगा। यहाँ पे दो ही चीज़ है, तो 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 तो आंसर आ जाएगा 1, और इसको करेंगे 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25 तो आंसर आ जाएगा 1.5। अब ये रेशियो इंटीजर में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसका हो जाएगा 1 इंटू 2 तो 2 एंड 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3। तो अब मुझे मोल रेशियो मिला, Fe होगा 2 और ऑक्सीजन होगा 3। सो एम्पेरिकल फार्मूला होगी Fe2O3, लेकिन ये एम्पेरिकल फार्मूला है और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मोलिकुलर फार्मूला। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम
उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो Fe2O3 है हमारे पास, तो 2Fe एंड 3 ऑक्सीजन। Fe का मास है 55.85, तो वो मैंने लिख दिया 2 इंटू 55.85, और ऑक्सीजन है 3, तो 3 इंटू 16, तो मुझे आंसर मिलेगा 159.69, जो कि है क्या है वो, ये हमारा फॉर्मूला मास है, बराबर, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब हमें जाना है मोलिकुलर फॉर्मूला पे, लेकिन यहाँ पे मोलर मास दिया है कितना, 159.69, जो कि आप देख सकते हैं एक इक्वेशन ऐसी है कि n इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, और ये n जो होता है वो क्या है वो आपको समझाता हूँ कि जब भी एम्पिरिकल फार्मूला का कन्वर्ट करना होता है मोलिकुलर फार्मूला में, तो ये इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे एम्पिरिकल मास और मोलर मास दोनों सेम मिले, दैट मीन्स एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला दोनों कैसे है, सेम टू सेम है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ क्लोरीन यूजिंग फॉलोइंग डेटा। देखो अब इसको कैसे करेंगे, आपको मैं एक इक्वेशन सिखा रहा हूँ, आपको याद रखनी है कि जब भी ऐसा कोई भी एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो, तो जो परसेंटेज दिया है उसको डिवाइड कर दो 100 से, और जो भी उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मोलिकुलर मास है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरे को भी ऐसा करो और सबका समेशन करो। तो हम यही करने वाले हैं। देखो यहाँ पे 75.77, तो डिवाइड बाय 100 किया और मल्टीप्लाई करेंगे 34.9689 से। समेशन किसका करेंगे उसके साथ, तो 24.23 को डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे 36.9659 से। तो जो ऐसा करके कैलकुलेशन करके फाइनल आपको आंसर मिलेगा वो आएगा क्या, आपका एवरेज एटॉमिक मास, और यहाँ पे क्लोरीन के केस में मिल रहा है 35.45 ग्राम पर मोल। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको डिवाइड करना है परसेंटेज को बाय 100 और मल्टीप्लाई करना है उसके मोलर मास से। सभी के लिए ऐसा करके उसका समेशन कर दो, आपको आपका एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। आप एक आर्गन का भी न्यूमेरिकल है उसको देख के ट्राई करिए, आंसर आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.10, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन की फॉर्मूला है C2H6, कैलकुलेट द फॉलोइंग। उसमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो चलो वन बाय वन पहले फाइंड आउट करते हैं। पहले तो ये पता है मुझे 3 मोल ऑफ इथेन है, बराबर, तो उसमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो देखो 1 मोल इथेन यानी कि C2H6 में कितने मोल कार्बन है, तो C2 मतलब कि 2 मोल ऑफ कार्बन है, बराबर। तो 3 मोल अगर हमारे पास इथेन है तो उसमें कितने हो गए, तो 3 इंटू 2 मतलब कि 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम हो गए। तो ये हमारा तो हो गया। देखो यहाँ पे मोल हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर नंबर्स चाहिए कितने एटम्स है तो आप एडिशनली क्या कर सकते हो कि 1 मोल मतलब 6.02 × 10⁻23 एटम, तो यहाँ पे कितने हैं 6 मोल है, तो उसमें कितने हो गए, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा कि भाई 6 × 6.02 × 10⁻23 मतलब कि 36 × 132 × 10⁻23 जितने एटम्स हो गए किसके, कार्बन के, द 3 मोल्स ऑफ इथेन। ये एक्चुअली पूछा नहीं, ये सिर्फ मोल ही पूछा है, तो ये तो 6 मोल आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नंबर्स ऑफ एटम्स चाहिए तो इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए। देखो यहाँ पे एक हम पावर जा रहे हैं, इधर लेफ्ट में जा रहे हैं, तो एक पावर इंक्रीज होगा, तो होगा 3.6132 × 10⁻24 एटम्स ऑफ कार्बन इन 3 मोल ऑफ इथेन। ये पहला हो गया, बराबर। अब दूसरा बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसा कि आप देख रहे हो इक्वेशन में कि 1 मोल इथेन तो उसके अंदर कितने हैं 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 मोल है तो कितने हो गए 3 × 6 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब सेम वे से आप फाइंड आउट कर सकते हो नंबर ऑफ एटम। सिर्फ क्या करना है, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और वो आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द 3 मोल ऑफ इथेन। और अगर बात करते हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो देखो मोलिक्यूल्स, देखो यहाँ पे 3 मोल्स हैं, तो मोल का मतलब कितना है, कितना नंबर होगा 6.02 × 10⁻23। तो हमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है 3 का एवोगैड्रो नंबर से, और जो नंबर आएगा उतना ही होगा हमारा मोलिक्यूल्स ऑफ इथेन। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1.11, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। शुगर की फॉर्मूला है C12H22O11 इन ग्राम पर ml, मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम
आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू द 2 लीटर। अब एक बात याद रखिए, मोलारिटी की इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या थी, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। आपके पास कितने डेटा है अभी देखिए कि आपके पास शुगर की फॉर्मूला है जिसके ऊपर से आप फाइंड आउट करेंगे उसका मोलिकुलर वेट। यहाँ पे 20 ग्राम दिया है यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो गया, 1000 तो लिखना ही, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml लिखा है, यहाँ पे 2 लीटर है तो 2000 ml हो जाएगा। अगर आपको 2 लीटर डायरेक्टली लेना है तो आपको 1000 नहीं लिखना है, दोनों में से आप जो चाहे वो कर सकते हो। चलो पहले बात कर देते हैं डेटा कि 20 ग्राम दिया है, 2 लीटर मतलब 2000 ml, और मोलिकुलर वेट ऑफ शुगर तो देखो 12 इंटू 12, 22 इंटू 1 एंड 11 इंटू 16, तो वो है 342 ग्राम पर मोल, यही मोलिकुलर वेट ऑफ शुगर। अब मोलारिटी के इक्वेशन में क्या रखा हमने, देखो 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 342 इंटू 2000, तो जो आंसर आ रहा है वो है 0.0029 मोल पर लीटर, और वो है उसकी मोलारिटी शुगर की। अब न्यू क्वेश्चन है 1.12, इफ डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, what its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 मोलर सॉल्यूशन। अगेन आपको वही इक्वेशन रखनी है मोलारिटी की। देखो दिया क्या है, यहाँ पे एक नई टर्म आई है डेंसिटी की, लेकिन यहाँ पे कुछ डेंसिटी जैसा दिखता नहीं है, तो आप कैसे करोगे। देखो पहले आप देखो क्या दिया है, 0.25 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट मिथेनॉल का होगा, आप इस वजह से फाइंड आउट करोगे तो मिलेगा 32 ग्राम पर मोल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मोलारिटी दी है और मुझे फाइंड आउट करना है कि वेट कितना चाहिए, तो देखो वेट के अननोन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 0.25 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 32 इंटू यहाँ पे कितना है 2.5 लीटर मतलब 2500 ml, तो मुझे मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, और वो वेट ऑफ सॉल्यूट मिलेगा 20 ग्राम ऑफ मिथेनॉल रिक्वायर्ड बराबर फॉर 2.5 लीटर 0.25 मोलर सॉल्यूशन। ये हमारी क्या हुई ग्राम हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या चाहिए हमें, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे डेंसिटी आपको दिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। अब आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, तो मास कितना है 20 ग्राम और डेंसिटी कितनी है 0.793, तो वो मिल जाएगा हमें क्या 25.22 ml ऑफ मिथेनॉल रिक्वायर्ड फॉर 2.5 लीटर 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.13, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज अ पास्कल is as shown below, 1 pascal is equal to 1 newton per meter square. If the mass of air at a sea level is a 1034 gram per centimeter square, calculate the pressure in pascal। तो देखो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो मास ऑफ एयर कितना दिया है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे ग्राम को पहले कन्वर्ट करके किसको किलोग्राम में, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो क्या होगा 1.034 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीमीटर एंड मीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो वो होगा 0.0001 मीटर स्क्वायर। नाउ अब मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने की फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे पहले 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले ग्राम का कर दिया किलोग्राम, तो वो है 1.034 किलोग्राम हो गया, और सेंटीमीटर का स्क्वायर की जगह पे मीटर स्क्वायर लिखना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा 0.0001 मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये करेंगे तो मिल जाएगा आंसर 10340 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू जी, यहाँ पे मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन डिवाइडेड बाई एरिया। तो देखो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू क्या करता हूँ फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, फोर्स कितना होगा मास इतना हो बराबर मास इंटू ये एरिया भी होगा, लेकिन जी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो ये मेरा मास बाई एरिया है, उसको मल्टीप्लाई करूँगा किस से जी से, यानी कि 9.8 दैट इज अ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। तो ये हो रही है क्वांटिटी 101332 बराबर। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करें तो मुझे कितने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होने हैं 1 2
3, 4 एंड 5। सो आंसर हो रहा है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप जरा ध्यान से ये बात यहाँ देखिए कि यहाँ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय एरिया। तो सिर्फ हमें जी से मल्टीप्लाई करना है और ये वैल्यू है जी की जो है अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब न्यू क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.17, जिसमें अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की फार्मूला है CHCl3, supposed to be a carcinogenic in nature. The level of contamination was found at a 15 ppm by mass. अब हमें क्या करना है, उसका दिया है 15 ppm दिया है और अमाउंट फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पे देखो ये कार्सिनोजेनिक मतलब कि जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है उसको बोलते हैं हम कार्सिनोजेनिक। तो चलो पहले हम क्या करते हैं कि परसेंटेज बाय मास यहाँ पे कितना दिया देखो ये फाइंड आउट करना है। लेकिन 1 ppm को कैसे याद रखेंगे, 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, और अगर ml में बात करें तो 1 मिलीग्राम पर 1000 ml। यहाँ पे दिए है 15 ppm, दैट मीन्स 15 मिलीग्राम है किसके अंदर, 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर। नाउ परसेंटेज ऑफ मास आपको पता है, परसेंटेज ऑफ मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हियर 15 मिलीग्राम है, मतलब मिलीग्राम मतलब 15 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इन 1000 ml। सो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 1000 ml और 1000 ग्राम आप सेम ले सकते हो, क्योंकि ये वाटर के अंदर है तो उसकी डेंसिटी 1 है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ परसेंटेज के लिए, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट तो कितना है 15 इंटू 10⁻³ इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000। तो मेरा आंसर आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁴। और अगर साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करें तो मैं एक डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड के शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मुझे +1 एक करना है, तो -4 + 1 दैट इज इक्वल टू -3 आ जाएगा उसका आंसर, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म इज देयर। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशंस में प्रॉब्लम है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वो देख लीजिए। और भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में बताइए, मैं और एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। अब इसके अंदर 1.17 के अंदर सेकंड जो है वो है डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। अब देखिए मोलालिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखो ये ppm हमको पता है कि 15 ppm मतलब कि 15 मिलीग्राम इन 1000 ml सॉल्यूशन, और अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं कि 15 इंटू 10⁻³ ग्राम इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलालिटी क्या है वो जान लीजिए कि मोलालिटी इसको बोलते हैं कि मोल्स पर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए, और मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म मिलेगा कैसे, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन एंड 3 क्लोरीन, तो वो है 119.5 ग्राम पर मोल। तो देखो मोल के लिए वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट करना पड़ेगा। वेट है हमारा कितना, 15 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय ये है कितना, मोलिकुलर वेट उसका है 119.5। तो मुझे मोल मिल गए कि 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोल्स। ये किसके अंदर है, 1000 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो ये काफ़ी कम अमाउंट है। यहाँ पे ग्राम देखिए ना, मिलीग्राम, तो 15 मिलीग्राम तो काफ़ी कम अमाउंट है कंपेयर टू 1000 ग्राम। सो वी कैन इग्नोर इट। तो हमें ऐसे ही माना कि कोई ये सॉल्यूशन का मास और सॉल्वेंट का मास दोनों अप्रोक्सीमेट सेम है। दैट मीन्स 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट्स ऑफ वाटर। तो वही उसकी क्या हो जाएगी, मोलालिटी। देखो यहाँ पे मोलालिटी इज गुड व्हाट, मोल पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल मिल गए 1.25 इंटू 10⁻⁴, और किसके अंदर है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। तो वही होगी हमारी मोलालिटी जो है 1.25 इंटू 10⁻⁴ स्मॉल m। स्मॉल m इंडिकेट द मोलालिटी एंड कैपिटल M इंडिकेट मोलारिटी। क्वेश्चन नंबर 1.18, एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशंस। देखो साइंटिफिक नोटेशंस को रिमेंबर करने के लिए आप एक इजी मेथड है कि ऐसे एक नंबर लाइन इमेजिन करो। लेकिन नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव याद रखना है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे नेगेटिव। और आपको किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट करना है 1.00 से 9.9 के बीच में, और मल्टीप्लाई बाय 10 कोई भी डिजिट आएगी प्लस और माइनस, तो वो रखनी है। देखो यहाँ पे 0.004 है
उसको इन दोनों के बीच में लाना हो तो कितने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होना पड़ेगा, 1, 2 एंड 3, और मैं शिफ्ट हो रहा हूँ राइट साइड पे। तो राइट साइड पे क्या है, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव पावर इंक्रीज होगा। तो नेगेटिव पावर कितना इंक्रीज होगा, 3 टाइम हुए तो 3 टाइम पे माइनस पे होगा, तो वो होगा 4.8 इंटू 10⁻³ इस केस में देखो तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो मुझे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होना पड़ेगा, और कितना 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइम मुझे शिफ्ट हुआ। हमें सिर्फ आगे एक ही डिजिट रखनी है डेसिमल पॉइंट के आगे, तो ये होगा 2.340 इंटू 10⁵। इन दिस केस यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट, तो 1, 2 एंड 3। हम लेफ्ट साइड पे गए तो पावर आएगा पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव पावर। यहाँ पे आएंगे 1 एंड 2, तो कितना पावर बढ़ेगा, 2। यहाँ पे है ऑलरेडी एक ही डिजिट है, यानी कि ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में, तो यहाँ पे कुछ शिफ्ट नहीं होना है। सो 10⁻0 लिखो नहीं लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है ऑलरेडी इन द साइंटिफिक नोटेशंस। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिलिंग द गैप्स करनी है डिफरेंट यूनिट्स के। चलो वो डायरेक्ट करते हैं अभी। तो पहली हमारी गैप जो है वो है किलोमीटर टू मिलीमीटर टू पिकोमीटर। नाउ यहाँ पे कॉमन क्या है, मीटर, तो सभी के बीच की गैप हम सॉल्व करते हैं। पहले आ जा रहा है किलोमीटर से मीटर की ओर पे, तो एज वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, दैट्स इक्वल टू 10⁻³ मीटर। लेकिन यहाँ पे हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है मिलीमीटर के साथ। तो मिलीमीटर और मीटर का रिलेशन क्या है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेपरेट लिख रहा हूँ, 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। लेकिन हमारे पास कितने मीटर है, 10⁻³ मीटर। तो इक्वेशन ये वाली बनेगी कि 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई और इसको नीचे आएगा, तो 10⁻³ इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 10⁻³ + 3 इज इक्वल टू 10⁻6 मिलीमीटर। तो पहली गैप में लिखा जाएगा 10�6 मिलीमीटर। अब पिकोमीटर के साथ क्या रिलेशन है मीटर का, एज वी नो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। मतलब कि अगर मेरे पास 10⁻12 मीटर है तो वो कहा जाएगा 1 पिकोमीटर। लेकिन यहाँ पे मेरे पास मीटर कितने हैं, 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, तो एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻12 डिवाइड आएगा, -12 ऊपर जाएगा तो +12 होगा, तो 3 + 12 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ दूसरी गैप में आंसर आएगा 10⁻15 पिकोमीटर। अब दूसरी फिलिंग द गैप्स देखते हैं, उसमें क्या है, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम एंड हाउ मच नैनोग्राम। ग्राम कॉमन है तो चलो करते हैं। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, और यहाँ पे किलोग्राम का रिलेशन क्या है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। मतलब कि अगर 10⁻³ किलोग्राम है तो कितना होगा, 1 किलोग्राम। हमारे पास कितना है 10⁻³ ग्राम, तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ + 3 नीचे आएगा, +3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3, तो 10⁻³ एंड -3 इज इक्वल टू -6 किलोग्राम। तो पहली गैप में आ जाएगा 10⁻6 किलोग्राम। दूसरे में क्या देखेगा कि नैनोग्राम है, तो एज वी नो दैट 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू 10⁻9 ग्राम। अगर 10⁻9 ग्राम है तो उसको बोलते हैं 1 नैनोग्राम। लेकिन मेरे पास है 10⁻³ ग्राम, तो कितने हो गए, तो वो हो गए कि 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻9, तो -3 + 9 दैट इज इक्वल टू 10⁻6 नैनोग्राम। तो दूसरी गैप में आएगा 10⁻6। ये दोनों तो काफ़ी इजी रहे। अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा थर्ड वाला, और उसके अंदर क्या है कि 1 ml इज इक्वल टू हाउ मच लीटर इज इक्वल टू हाउ मच डेसीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पे लीटर है, लेकिन यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब आ गया। तो चलो ये करते हैं। पहले जान लो कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो हमारे पास तो 1 ml है, तो कितना होगा, ऑफकोर्स 1 डिवाइडेड बाई 1000 तो होगा 10⁻³ लीटर। ये तो होगा इजी से। तो पहले गैप में आएगा 10⁻³ लीटर। अब ये बात करते हैं ml और यहाँ पे डेसीमीटर की। तो 1 ml इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, राइट। अब 1 सेंटीमीटर यानी का डेसीमीटर में कैसे करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। और तीसरा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम कर रहे हैं, इसका क्यूब कर रहे हैं, तो हमें इसका भी क्यूब करना पड़ेगा 10⁻² मीटर का। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻² मीटर क्यूब। तो वो आंसर होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब। देखो हम क्या किया हमने ml से सेंटीमीटर हमने जाना कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब।
फिर बोला कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। अगर इसका क्यूब करें तो इसका भी क्यूब करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 10⁻6 आ जाएगा। नाउ डेसीमीटर इज इक्वल टू व्हाट? डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻1 मीटर, बराबर। तो मैंने क्या लिखा? 10⁻1 मीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, बराबर। तो अब क्या है देखो, 10⁻1 मीटर क्यूब करेंगे तो कितने डेसीमीटर क्यूब हो गए? 1 dm क्यूब, क्योंकि हमने दोनों साइड पे क्यूब कर दिया। तो यहाँ पे क्यूब का आंसर आ जाएगा -1 × 3, तो क्या हो जाएगा -3, और यहाँ पे तो कुल 1 ही है तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। अब देखते हैं रिलेशनशिप आगे की ओर। यहाँ पे मेरे पास कितने हैं? 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 dm क्यूब, ये पता चल गया है मुझे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि 1 ml है, मतलब कि कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना है? 10⁻6 मीटर क्यूब। तो ये रिलेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं कि 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। तो 10⁻6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच dm क्यूब? तो कितने हो गए? 10⁻6 ऊपर जाएगा, -3 नीचे आएगा, तो होगा -6 + 3, क्योंकि ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा 10⁻³ dm क्यूब। अभी भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो हर एक स्टेप मेरे देखिए आराम से, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा मैंने कैसे किया है। मैंने पहले फाइंड आउट किया है ml टू सेंटीमीटर का रिलेशनशिप, फिर सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में, फिर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किया मीटर क्यूब में, तो मुझे पता चल गया कि 1 मीटर का मीटर क्यूब कितना होता है, 1 ml का मीटर क्यूब कितना होता है। फिर मैंने फाइंड आउट रिलेशन किया डेसीमीटर और मीटर का, और यहाँ पे dm क्यूब है तो ऑफकोर्स मुझे मीटर क्यूब और dm क्यूब दोनों चाहिए, तो दोनों साइड पे क्यूब किया तो रिलेशनशिप ये मिला के 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। और फिर ये जो एक्चुअल अमाउंट थी 1 ml जो होता है कि 10⁻6 मीटर, तो उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया है मैंने, तो मुझे आंसर ये मिल गया है। अब बढ़ रहे क्वेश्चन 1.22 की ओर। यहाँ पे लिखा है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकंड। तो जैसा कि आप जानते हो कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पे है वो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की बात है। नाउ 1 नैनोसेकंड इज इक्वल टू हाउ मच? 10⁻9 सेकंड। तो यहाँ पे 2 नैनोसेकंड है, मतलब कि 2 × 10⁻9 सेकंड। नाउ लाइट कवर डिस्टेंस इन 1 सेकंड, तो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर, लेकिन यहाँ पे कितनी सेकंड है? 2 × 10⁻9 सेकंड। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁸। अब इसमें क्या करेंगे? 2 × 3 का मल्टीप्लाई तो होगा 6 एंड 10⁻9 + 8, तो वो मिल जाएगा आंसर 6 × 10⁻1 मीटर इन 2 नैनोसेकंड, मतलब कि 0.6 मीटर इन 2 नैनोसेकंड। सो दैट डिस्टेंस इज कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकंड। अब क्वेश्चन 1.29 की ओर बढ़ते हैं। वो है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर in which the mole fraction of ethanol is of 0.040. Assume the density of water is equal to 1. चलो अब इसका क्या करेंगे? तो पहले मोल फ्रैक्शन आपके लिए नई क्वांटिटी तो जान लो कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि जितने भी कंपोनेंट है उन सभी के मोल का समेशन करना है यहाँ पे टोटल मोल्स में, और जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसको ऊपर रखो और डिवाइडेड बाय क्या करो? सभी कंपोनेंट के मोल का समेशन करो। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दिया है वो कितना है? 0.040। तो इज इक्वल टू क्या होगा कि वो किसका होगा? मोल ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर। अब देखो यहाँ पे क्या है? 1000 ग्राम अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, बराबर, तो उसके अंदर क्या होगा? पहले मोल्स फाइंड आउट कर ले हम वाटर के, तो वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, मोल ऑफ वेट होगा वाटर का 1000 और मोलिकुलर वेट होगा 18, तो मुझे वाटर के मोल्स मिल गए कितने? 55.55। तो मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे लिख रहा हूँ मोल्स ऑफ वाटर की जगह का पे लिख रहा हूँ 55.55, और अगर आप देखोगे ना तो ये मोल ऑफ इथेनॉल काफ़ी कम हो गए इन द कंपेरिजन ऑफ 55.55, सो वी कैन इग्नोर दिस थिंग, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मोल्स ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू n, बराबर। तो ये n, अगर मुझे ये n चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 0.40 से ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 0.040
n प्लस 55.55 इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे क्या करें, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन किया 0.040 इंटू एन और ये 0.040 इंटू 55.55, तो ये मिला 2.222 इज इक्वल टू एन। अब क्या कर रहे हैं, ये n को आप अलग से ले लो, यानी कि ये n में से ये n निकाल दो बराबर, तो ये 2.22 रहेगा इस साइड पे और ये चला जाएगा सामने, यानी कि n माइनस 0.040 इंटू एन इज इक्वल टू 2.222। अब ये 1n है, उसमें से इतने n निकाल दो तो रहेगा कितने 0.96 n इज इक्वल टू 2.222। अगर मुझे n चाहिए तो n इज इक्वल टू क्या होगा 2.222 डिवाइडेड बाई 0.96, तो मुझे n मिल जाएगा 2.31 मोल ऑफ इथेनॉल इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलारिटी के लिए क्या चाहिए, मोल पर लीटर, और ये मुझे मोल मिले लेकिन किस में 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी कितनी एज्यूम करने के 1, अगर डेंसिटी 1 होती है तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 ml, तो ये 2.31 मोल कितने में हो जाएगा 1000 ml में, यानी कि 1 लीटर में, तो वो हो गई हमारी मोलारिटी। तो आंसर होगा 2.31 मोल पर लीटर, दैट इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ द इथेनॉल। अब ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आर्गन। तो एक ऐसा ही न्यूमेरिकल हमने पहले किया था क्लोरीन के लिए। तो देखो ये इसको कैसे करना है, आपको मेथड पता है कैसे करेंगे, परसेंटेज जो भी है उसको डिवाइड करेंगे 100 से और एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 आइसोटॉप है तो मैंने 3 के लिए इक्वेशन लिखी है। फिर क्या करेंगे, हर एक के देखो जो परसेंटेज है उसको 100 से डिवाइड किया है और एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई किया है। तो वैसे आप करते जाएंगे तो आपको देखो आंसर मिल जाएगा 39.94। ये ऑलरेडी एक बार किया इसलिए मैं क्लोरीन के बारे में किया, इसलिए मैं आर्गन के बारे में भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेथड आपको बता दी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1.34 है, वेल्डिंग ऑफ फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बर्निंग ऑफ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and 0.690 gram of water and no other products. A volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to the weight of 11.6 gram. तो देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट करना है हमें कि इसकी एम्पिरिकल फार्मूला वो सब फाइंड आउट करनी है। तो चलो पहले देखते हैं कि क्या है एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे लिखा है 3.3 of ग्राम CO2 एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर विल फॉर्म। तो यहाँ पे दोनों के ग्राम्स दिए, तो पहले हम क्या करेंगे उसके मोल्स फाइंड आउट कर देंगे। देखो यहाँ पे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें कितना होगा, कार्बन 12 ग्राम होगा। तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है, तो उसमें कितना ग्राम कार्बन होगा, तो मुझे वो मिलेगा 3.38 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 44, तो वो होगा 0.9218 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 3.38 ग्राम ऑफ CO2। वैसे हम यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन भी फाइंड आउट करें, क्योंकि यहाँ पे क्या सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है और ये तो वाटर दिया। तो देखो 18 ग्राम ऑफ वाटर में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 0.690 ग्राम ऑफ H2 में कितना हाइड्रोजन होगा, तो वो होगा 0.690 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 18, तो है 0.0766 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। अब क्या बात करेंगे, देखो ये तो अमाउंट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन की और हाइड्रोजन की। अब सेम यूज़ करेंगे हम वो मेथड जिसके लिए हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट की थी। तो एलिमेंट लिख दी, अमाउंट दोनों की लिख दी, एटॉमिक वेट लिख दिया। अमाउंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट करेंगे तो मिल जाएंगे मोल। तो आप जैसे देख सकते हो दोनों के मोल सेम है, तो मोल रेशियो भी क्या होगा 1:1 का, यानी कि कार्बन जम हाइड्रोजन 1:1 का। तो एम्पिरिकल फार्मूला होगी CH और एम्पिरिकल मास होगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा कार्बन का 1 हाइड्रोजन का 1, दैट मीन्स 13। अब एक बात याद रखो, यहाँ पे क्या है STP कंडीशन। STP मतलब पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो जो कंडीशन होती है वो STP होती है। और जब भी कोई गैस STP पे उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है तो वो 1 मोल होता है, ये STP के अंदर आता है, राइट। कि अगर STP पे कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर हो तो वो कितना होगा 1 मोल होगा। लेकिन हमारा ये STP पे वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, तो 22.4 लीटर तो 1 मोल, तो ये 10.0 लीटर तो कितना मोल होगा, तो वो मिलेगा कितना 0.446 मोल। तो ये हमें मोल मिले हैं। देखो अब वेट मोल है तो कितने इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट चाहे तो करना पड़ेगा वेट डिवाइडेड बाय मोल।
और यहाँ पे वेट कितना है 11.6 ग्राम और मोल कितना है 0.446। सो द मोलिकुलर वेट मिलेगा कितना 26 ग्राम पर मोल। ये हमें मोलिकुलर वेट मिला। अब मोलर मास मैंने लिख दिया 26 ग्राम और एम्पिरिकल मास कितना है 13 ग्राम। तो ये इक्वेशन n इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो यहाँ पे 26 डिवाइडेड बाय 13 तो आंसर आएगा 2। यानी कि अब मुझे मोलिकुलर फार्मूला चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई और n मेरा मिला है 2। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो फार्मूला होगी C2H2 और C2H2 मतलब है इथिलीन, जो यूज़ होता है एज अ वेल्डिंग गैस, जिसको आप गैस वेल्डिंग भी बोलते हो। नाउ 1.35 क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एक्वियस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दी है CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2, CO2 and H2O. What mass of CaCO3 required to react completely with 25 ml 0.75 मोलर HCl? अब इसके अंदर क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे पहले जानना है कि कितना मोल ऑफ HCl। देखो HCl और कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट होते हैं, तो 0.75 मोलर HCl है 25 ml, तो उसके अंदर कितना होगा मोल HCl के, वो देखना है। देखो 0.75 मोलर HCl मतलब 0.75 मोल होगा कि इसमें 1000 ml में, यानी कि 1000 ml कंसिस्ट 0.75 मोल ऑफ HCl। लेकिन यहाँ पे तो कितने 25 ml, तो उसमें कितने हो गए, तो 25 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई 1000, तो आंसर मिला 0.01875 मोल ऑफ HCl इज देयर। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन देखो CaCO3 एंड HCl की रिएक्शन, यहाँ पे एक CaCO3 है तो 2 क्या है HCl है, बराबर। तो देखो यहाँ पे तो रिएक्शन में लिख रहा हूँ कि 2HCl तो कितना 1 CaCO3, लेकिन यहाँ पे कितना है HCl 0.01875, तो कितना CaCO3 चाहिए, तो मुझे CaCO3 चाहिए कितना 0.1875 मोल ऑफ HCl, तो CaCO3 चाहिए उससे हाफ, तो वो होगा 0.009375। हेलो, हाँ बोलो। हाँ जी बोलो। नहीं मैं कराई दी, तो चल लास्ट वीक कराई दी थी मैं। हाँ जी ना, जनरल चेकअप नु तो नहीं कराई मैं, आके सर्विस ज कराई दीधेली, बराबर। ओके हाँ, थैंक यू। फॉर 0.01875 मोल ऑफ HCl 0.009375 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे मोल है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है व्हाट मास। सो हमारी एक ही इक्वेशन है, कौन सी, मोल इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। यहाँ पे वेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मोल इंटू मोलिकुलर वेट। मोल है 0.009375 और कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करोगे तो वो आ जाएगा 100। तो ये आंसर होगा 0.9375 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड फॉर 25 ml 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन। 1.36 Chlorine is prepared in laboratory by treating manganese dioxide MnO2 with aqueous hydrochloric acid. According to the reaction, 4HCl plus MnO2 gives 2H2O plus MnCl2 plus Cl2. How many grams of HCl react with 5 gram of manganese dioxide? तो चलिए यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो जब भी आपके पास ग्राम हो तो पहले आपको कन्वर्ट करना है उसको मोल्स में। तो देखा है यहाँ पे क्या लिखा है 4 मोल, तो कितना है MnO2 1 है। तो यहाँ पे मोल ऑफ MnO2 फाइंड आउट करते हैं कि वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, और MnO2 का मोलिकुलर वेट होगा 87। कैसे, 1 Mn और 2O, तो क्या होगा 87। यहाँ पे देखो ब्रैकेट होगा 2 इंटू 16 यानी कि 32, तो वो आंसर आ जाएगा 87, यानी कि 5/87। तो मोल मिलेगा कितने 0.0574 मोल ऑफ MnO2। अब ये मोल रेशियो यूज़ करना है कि 1 MnO2 तो 4 HCl, दिखा 1 MnO2 इज इक्वल टू 4 HCl। तो हमारे पास कितने MnO2 है 0.0547, तो कितने MnO2, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मोल मिल गए कितने 0.229 मोल ऑफ HCl। अब ये तो मोल है, अब ग्राम चाहिए, तो ग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मोलिकुलर वेट।
तो वेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मोल इंटू मोलिकुलर वेट। तो मोल है कितने 0.229 और मोलिकुलर वेट ऑफ HCl तो होगा 36.5। तो वो आंसर मिला 8.39 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं इसके अंदर, और वैसे ही मैंने अभी चैप्टर 2 का भी बना रहा हूँ और 11th 12th दोनों के लिए बना रहा हूँ, दोनों साथ में। तो आप आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मुझे बताइएगा, अगर वो थियरी भी समझ में नहीं आती तो भी बताइएगा। और एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट टॉपिक ही मैं लेने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ प्रॉब्लम है और उसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइएगा कि ये इम्प्रूव करना ज़रूरी है हमारी वीडियो क्वालिटी में, या कुछ भी आपको एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो भी। So thanks for watching and please subscribe and support this channel. We need your support and please share this video to your friends. Thanks for watching. Bye.